हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर। और आज है 27 अगस्त। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन आज हम लोग लेने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग मई मंथ का रिवीजन लेकर चल रहे हैं, तो मई मंथ के रिवीजन का आज आखिरी दिन है। 10 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, तो यहां तक हम लोग 100 क्वेश्चन जो है वो मई मंथ के कवर कर चुके होंगे। इसके साथ में ही पीडीएफ नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए जाते हैं। स्टैटिक जीके वाला पोर्शन हम लोग कवर करते हैं और टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए क्विज जो है वो भी अवेलेबल रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को हवा में उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। यदि आप तकदीर के भरोसे बैठे हैं तो हो सकता है कि तकदीर आपके भरोसे बैठी हो कि आप कब मेहनत करेंगे तब जाकर आपको कोई पद और प्रतिष्ठा दी जाए। इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। इसलिए मेहनत जो है वो करते रहें, एक ना एक दिन आपको वो पद और प्रतिष्ठा जरूर हासिल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन सेशन को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही आप लोगों को लेक्चर से जो पीडीएफ है वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाती है विद आंसर्स। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका क्विज अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं 27 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर पहले क्वेश्चन के साथ में। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल कहां पर स्थापित किया गया है? तो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव ये लिया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कोविड 19 के चलते हुए कई सिनेमा घर जो हैं वो बंद पड़े थे। अब जो है मूविंग सिनेमा हॉल यहां पर ओपन कर दिया गया है, और ये कहां पर है? लेह और लद्दाख के अंदर। रिसेंटली आपको ये भी पता होगा कि लेह और लद्दाख के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट यहां पर है, और लेह लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा भी दिया गया था, और इसको एज ए रिकॉग्नाइज किया गया था 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर जिस दिन क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनका जन्म दिवस होता है। ठीक है, तो लेह और लद्दाख के अंदर क्या स्थापित किया गया है? भारत का पहला चलता फिरता जो सिनेमा घर है इसको स्थापित किया गया है। और खास बात आप लोग के लिए यह है कि इसको स्थापित करने वाली एक भारतीय कंपनी है, जिसके सीईओ भी भारतीय हैं, सुशील चौधरी उनका नाम है। तो वो एक भारतीय हैं। इसका मतलब है कि भारतीयों के अंदर भी ये काबिलियत है कि ऐसे नए इन्वेंशन जो है वो किए जा सकते हैं। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी है लद्दाख has got first roving cinema, a private company has set up this cinema here। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये तो एसी की यूनिट्स लगी हुई हैं, विंडो एसी की। इसके साथ में बाहर बैठने के लिए एक चेयर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल करवाए गए हैं। टॉयलेट जो है, वॉशरूम्स वो अवेलेबल है, और ये है इसका एंट्री गेट। बिल्कुल सिनेमा की तरह ये दिखता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लद्दाख को पहला सिनेमा घर तो मिला ही है। चांगपा खाना बदोश जो लोग हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस जनजाति के लोग जो है वो कौन से यूनियन टेरिटरी में निवास करते हैं। तो लेह लद्दाख के अंदर चांगपा जो खाना बदोश लोग हैं वो निवास करते हैं, और इनके ऊपर जो लघु फिल्म बनी है जिसका नाम है सैकुल। तो सैकुल फिल्म से क्वेश्चन ये बन सकता है कि सैकुल फिल्म को हाल ही में किस जनजाति के ऊपर दर्शाया गया है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो प्राइवेट कंपनी है जिसके द्वारा ये मूविंग सिनेमा बनाया गया है उसका नाम है डीजीप्लेक्स, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सुशील चौधरी जो हैं वो इसके सीईओ हैं। इसके साथ में ही ये काफी हाई एल्टीट्यूड पर स्थापित किया गया है, 11,562 फीट के ऊपर। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि लद्दाख के अंदर भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जिसको कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा एक वॉर प्लेस है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी के अंदर स्थित है, और नुब्रा घाटी से नुब्रा नदी बहती है। यदि आप लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यदि हम लोग बात करें मेंस 2014 का जो मेंस लगा था, उस मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था नुब्रा घाटी से। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसने एक मोबाइल सिनेमा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये सेटअप हो सकता है। जैसे आप लोगों ने जो फॉरेन कंट्रीज हैं यूएसए वगैरह, वहां पर आप लोगों ने रीअसेंबल जो घर हैं उनको देखा होगा कि उनको इजीली असेंबल किया जा सकता है। हम लोग बात करें स्पेस एक्स की,
ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पेस एक्स यहाँ पे सर ने क्यों बोला है। स्पेस एक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, एलोन मस्क जो हैं वो इसके क्या है, फाउंडर हैं। लेकिन एलोन मस्क ने अपना जो घर बना रखा है उसको असेंबल करवा लिया है स्पेस एक्स की ही एक साइट के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर इस कंपनी का ये टारगेट है कि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास सिनेमाज जो हैं वो अराउंड पूरे भारत के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनको वर्ल्ड क्लास क्लास सिनेमा जो है वो एस्टैब्लिश करना है। लद्दाख काफी खूबसूरत है और ये जो है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना जो है इससे अपनी बॉर्डर को शेयर भी करता है। ठीक है, और 1947 से ये क्या रहा है, एक डिस्प्यूटेड एरिया रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर हम लोग 5 अगस्त 2019 और आर्टिकल 3 ये दो चीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस डेट की चर्चा करते हैं कि इस दिन जो था वो एक बिल पारित किया गया था, एक बिल जो था वो पेश किया गया था और उसी बिल के चलते जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को क्या किया गया, यूनियन टेरिटरी जो है वो बनाया गया था। इसके साथ में ही आप लोगों को एक आर्टिकल और मैं बता दूं, आर्टिकल नंबर 54 है। 54 के अंदर राष्ट्रपति से संबंधित यानी कि प्रेसिडेंट के जो भी निर्वाचन मंडल है, कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर इलेक्टोरल ग्रुप के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है कि पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज हैं, मतलब हम लोग कहें विधानसभाएं हैं, वो उनके इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। और थर्ड पर दिल्ली और पौंडीचेरी इनके इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब इन दोनों के ही इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर विधानसभाएं हैं। इसके साथ में ही अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी विधानसभा बन चुकी है। तो क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन में, देखिए बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है, क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जम्मू और कश्मीर को शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा और उसी के तहत दिल्ली, पौंडीचेरी और उसके बाद में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट किया जा सकता है। तो ये दोनों जो थे, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, 5 अगस्त 2019 को यूनियन टेरिटरी बने थे और इनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। अब यहां पर बात है आर्टिकल नंबर 3 की। आप लोग को पता होगा कि आर्टिकल नंबर 3 इस बारे में बात करता है कि भारत की बाउंड्री के अंदर ही यदि कोई भी हम लोग बाउंड्री में चेंजेस करते हैं, नेम में चेंजेस किया जाता है या फिर कोई नया स्टेट बनाया जाता है, तो फिर आर्टिकल 3 का यूज किया जाता है। और ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। प्रोसेस है कि किसी भी हाउस के अंदर आइदर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर एक बिल जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है। यदि हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे पहले राज्यसभा के अंदर बिल को प्रेजेंट किया गया, यहां से वो सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ, फिर उसको लोकसभा के अंदर पेश किया गया, फिर वहां से वो सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ और प्रेसिडेंट ने उस पर जब हस्ताक्षर किए तो फिर दोनों यूनियन टेरिटरी जो थी वो अस्तित्व के अंदर आई थी। और ये सारा उल्लेख अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों को एक तो आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 54 जो है ये दोनों बता दिए हैं। याद रखना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कभी भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, मनोनीत सदस्य जो है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। जबकि राष्ट्रपति के ऊपर जो इम्पीचमेंट लगता है आर्टिकल 61 के थ्रू, वहां पर नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर्स दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन केवल और केवल पार्लियामेंट के, ठीक है, वहां पर विधानसभाओं के जो मेंबर हैं इम्पीचमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए मिशन को क्या नाम दिया है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो नाम दिया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2021 के अंदर जो भी ऑपरेशंस हुए हैं उन सभी को आप लोगों को याद जरूर से करना है। विच स्कीम वाज लॉन्च बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन? तो रिसेंटली नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है वो इनके द्वारा अभी क्या की गई है, लॉन्च की गई है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्विमिंग टीम? तो हेड कोच जो है वो रोहन टेलर को, बात यहां पर यह है, खास बात कि एक इंडियन है और इनकी ऑस्ट्रेलिया में एज ए कोच जो है वो अपॉइंटमेंट हुआ है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन
2021 का आयोजन होगा, तो ये जो है कजाकिस्तान के बीच में, क्योंकि यहाँ पर आप लोग नाम से ही इस चीज को पकड़ सकते हैं कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में है। देखिए कजाकिस्तान जो है वो एशिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, और कैस्पियन सी जो है इसको ये टच करता है। कैस्पियन सी की यदि हम लोग बात करें तो पूरे विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है, लेक है, वो कौन सी है? कैस्पियन सी है। ठीक है, तो ये जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में 30 अगस्त से शुरू होगा, और कब तक? 11 सितंबर तक ये आयोजित करवाया जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि ये होगा कहां पर, तो ये जो है वो कजाकिस्तान के अंदर ही आयोजित करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ही देख लेते हैं कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में है। 30 अगस्त से ये शुरू होगा, 5th एडिशन इसका है, और ये एक मिलिट्री डिप्लोमेसी। देखिए जैसे आप लोगों ने वैक्सीन डिप्लोमेसी सुना होगा कि एक राष्ट्र जो है, एक देश दूसरे देश के साथ में वैक्सीन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, तो इसे वैक्सीन डिप्लोमेसी जो है वो डेवलप हुई है। वैसे ही ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है, इससे मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो डेवलप होती है। तो 30 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक ये मिलिट्री एक्सरसाइज कजाकिस्तान के अंदर आयोजित करवाई जाएगी। यहां पर हम लोग कजाकिस्तान की लोकेशन देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहां पर एक लेक है, लेक बालकश। बालकश के अंदर तांबा, जिसको हम लोग कहते हैं कोपर, तो एकमात्र विश्व की एकमात्र ऐसी लेक है जिस लेक के अंदर कॉपर जो है वो पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। फिर इसके लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं कैस्पियन सागर जो है वो यहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर ये जो नदी आप लोग देख रहे हैं यह है यूराल नदी। तो यूराल जो रिवर है या फिर यूराल माउंटेन है, वो एशिया और यूरोप को क्या करता है? एक दूसरे से अलग करता है, एक फोल्डेड माउंट है। कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ष 2019 के अंदर इसको चेंज किया गया था, नूर सुल्तान इसको कर दिया गया था। यहाँ की करेंसी है कजाकिस्तान टेंगे, और प्रेसिडेंट देखिए कशाम जोमार्ट तोंगवे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज कजाक है या फिर रशियन भी यहाँ पर बोली जाती है। कजाकिस्तान जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर शेयर करता है चाइना और रशिया के साथ में, और ये एक सेंट्रल एशिया का कंट्री है। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि ये एक क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। इसके नेबरिंग कंट्री जो है वो देखना जरूरी है। अच्छा, यहां पर देखिए एक सागर और है, अरल सी। अरल सी के अंदर दो नदियां आकर गिरती है। एक का तो नाम है अमू दरिया, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के अंदर आया भी है। एक तो है अमू दरिया और एक है सिर दरिया। अमू दरिया और सिर दरिया जो है वो अरल सागर के अंदर आकर गिरती है। चलिए, यहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज देख सकते हैं। जैसे मालाबार है, वो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में आयोजित करवाई जाती है। तो इसमें इंडिया जो है वो सब में कॉमन है। जैसे इंडिया और जापान के बीच में जिमैक्स है, इसके साथ में इंद्र जो है इंडिया और रशिया के बीच में है, इसके साथ में ही सिम्बैक्स जो है सिंगापुर और इंडिया के बीच में है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोग जरूर, जैसे सिलिनेक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2020 के अंदर ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें सिलिनेक्स जो था ये भी पूछा गया था। वरुण जो है, वरुण ये भारत और फ्रांस के बीच में है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो आपको एग्जाम में बैठने से पहले जरूर देख के जानी चाहिए। चलिए, मरियापन रिसेंटली आपको पता होगा कि मरियापन थंगोवैलु जो है, इनके स्थान पर टेक चंद जो है, इन्होंने पैरा ओलंपिक का जो फ्लैग बैरियर है वो संभाला है। भारतीय अंडर 19 के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? तो मयंक रावत जो है इनको चुना गया है। हैप्पी होम विद्यालय के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किस लैब की स्थापना करेगा? तो आपको पता होगा कि अटल टिंकरिंग लैब जो है वो स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स करते हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब जो है उनकी स्थापना की जाएगी। एक काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग इसको जरूर याद रखना। एड्रेस बुक है, एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड। तो आपको पता है कि मार्च 2020 से कोविड का टाइम शुरू हुआ था, और तब से लेकर आज तक महिलाओं पर जो भी अत्याचार हुए हैं, इसके साथ में ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अदर एम्प्लॉयमेंट जो भी हुआ है, इसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। और इस बुक की राइटर है रितु मेनन। काफी इंपोर्टेंट बुक है, आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। फिर यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि काली फॉर वुमेन, देखिए एक संस्था है काली,
तो इसके को फाउंडर कौन है? यही है रितु मेनन, जिसको फाउंड किया गया था 1983 के अंदर। इंडियाज फर्स्ट फेमिनिस्ट प्रेस है 1983 के अंदर, ठीक है। चलिए, तो मार्च 2020 से लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक जो है वो क्या हुआ है, क्या वुमेन्स की हालत रही है, इसके साथ में ही इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़े हैं, तो वो सभी जो है वो इस बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो हम लोग कवर कर लेते हैं, जैसे करुणानिधि, ये एक बुक है, अ लाइफ इन पॉलिटिक्स। तो संध्या रविशंकर जो है वो इसकी ऑथर है। मनोहर पारिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, नितिन गोखले जो हैं वो इसके राइटर हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग याद रखना, मनोहर पारिकर की। नेम्स ऑफ द वुमेन, जीत त्याली जो हैं ये इसके क्या हैं, राइटर हैं। एक्सकैप, ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फॉगेटिव इन लंदन, तो जानते ही होंगे आप, विजय माल्या है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे फॉगेटिव जो हैं वो बाहर छिपे हुए हैं। तो दानिश रूही खान जो हैं वो इसके राइटर हैं। युवा भारत, द हीरोज ऑफ टुडे, दलवीर सिंह भंडारी जो हैं ये इसके राइटर हैं। तो इन बुक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी हो जाती है? मनोहर पारिकर की। और ये जो आप लोग देख रहे हैं युवा भारत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग देखिए, कोलगेट पामोलिव ने भारत में अपनी तरह का कौन सा टूथपेस्ट जो है इसको लॉन्च किया है? तो फर्स्ट रिसाइकलेबल जो है इसको लॉन्च किया गया है भारत के अंदर। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में कितने व्यक्तियों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेगा? तो 20 लाख जो है इनको मुफ्त कनेक्शन मिलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत को 2030 तक 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसको अचीव करना है। और भारत की जो रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर, तो भारत की रैंक लगभग 120 जो है वो यहां तक पहुंच चुकी है। चलिए, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो रिसेंटली आपको पता होगा डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, तो वो सेफेस्ट सिटी है। जबकि हम लोग बात करें सेकंड नंबर पर, कोपेनहेगन तो हो गई फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पर हम लोग बात करें तो कनाडा की एक सिटी है, कनाडा की एक सिटी है जहां पर कई फिल्म फेयर जो है अवार्ड्स वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। इसके साथ में ही थर्ड नंबर पर कौन है? सिंगापुर है। तो ये तीन सिटी जो हैं वो क्या हैं? सेफेस्ट हैं। जबकि हम लोग बात करें दिल्ली और मुंबई की, तो दिल्ली की जो रैंक है वो 48 पर है, मुंबई की रैंक क्या है? 50 पर है। तो ये आप लोग जरूर याद रखना। डेनमार्क देखिए कैपिटल है कोपेनहेगन, इसके साथ में ही स्वीडन जो है वो इसके नजदीकी एक कंट्री है। फिर जर्मनी जो है वो इसे लैंड बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर सी आप लोग देख सकते हैं, बाल्टिक सागर जो है वो यहाँ पर स्थित है। देखिए, ये डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ये हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमेशा आगे रहते हैं। क्यों रहते हैं? पहला कारण है कि इनकी एक तो पॉपुलेशन काफी कम है। दूसरी बात कि यहाँ पर बेसिक नीड्स जो है, जैसे हेल्थ की हम लोग बात करें, एजुकेशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, ये सब जो हैं वो सभी के लिए फ्री हैं। चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ाइए, कोई होड़ नहीं है। इसके साथ में ही बच्चों को लेकर कोई भी कंपैरिजन नहीं है कि शर्मा जी के बच्चे की फर्स्ट रैंक आई है और तेरी जो है वो रैंक ही नहीं आई, तो दो चांटे और उसके पड़ते हैं। तो वहां पर जो है वो कोई भी कंपैरिजन नहीं है। चलिए, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा रिलीज की गई है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट आईईयू के द्वारा, ईआईयू, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या की गई है? इसको रिलीज किया गया है, सेफ सिटी इंडेक्स को। और यहाँ पर 60 ग्लोबल सिटीज है, उसके अंदर से कोपेनहेगन जो है इसने फर्स्ट रैंक इसके अंदर अचीव की है। और यंगोन जो है वो इसके अंदर क्या है? बॉटम पोजीशन पर है। तो यहाँ पर तीन देख सकते हैं हम लोग, कोपेनहेगन, फिर कनाडा के अंदर है टोरंटो, और फिर कौन सा है? सिंगापुर। तो तीन आप लोगों ने देखिए, दिल्ली की रैंक है 48 और मुंबई की रैंक कौन सी है? 50 है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सेफेस्ट सिटी के अंदर हम जो हैं वो काफी पीछे हैं, क्योंकि टोटल 60 जो सिटीज हैं इनको तो इंक्लूड किया है, इसी में हमारी रैंक 50 पर पहुंच गई है। तो आप लोग सोच के देखिए कि सेफ जो है वो कहां तक रहना मुनासिब है। हम लोग यहाँ पे कहें कि आर्टिकल 21 जो है वो कहीं ना कहीं अबॉलिश होता है मैक्सिमम टाइम। तो इंडिया वाज फर्स्ट रिलीज इन द ईयर 2015। जो इंडेक्स जो था वो पहली बार 2015 के अंदर रिलीज किया गया था,
ठीक है। 75 इंडिकेटर जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं और 5 जो बोर्ड पिलर्स हैं वो इसके अंदर, ब्रॉड पिलर जो हैं वो शामिल किया जाता है। इसमें डिजिटल है, इसके साथ में हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर्सनल है और इसके साथ में एनवायरमेंटल है। ये क्या है, पिलर्स हैं, बेसिक जो हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। ये इसका एडिशन है, 4th एडिशन। और इशू कौन करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इसको रिलीज करता है। तो कोपेनहेगन जो है वो किसकी कैपिटल है, डेनमार्क की एक कैपिटल है। ये कोस्टल आइलैंड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, जीलैंड है, अमेगैर जो है वो यहाँ के कोस्टल आइलैंड्स हैं। इसके साथ में ही यहाँ की आप लोग पॉपुलेशन देखिए, केवल 20 लाख के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। यहाँ हमारे एक स्टेट की पॉपुलेशन ही लगभग 20 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है, यूपी जैसे स्टेट्स की। राजस्थान की बात करें तो लगभग 6 से 7 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है और कोपेनहेगन की देखिए 20 लाख, ठीक है। तो एक छोटी सी स्मॉल सिटी जो है उसकी यहाँ पर हमारी क्या होती है, जनसंख्या होती है। चलिए कोई बात नहीं, तो देर आए दुरुस्त आए, आज नहीं तो कल तो हम लोग सुधर ही जाएंगे। मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा किस शहर में आयोजित होगा, तो दिल्ली के अंदर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। यूएस ओपन क्वालिफाइंग में भारत के कितने टेनिस खिलाड़ी भाग लेंगे, तो 4 टेनिस खिलाड़ी जो है वो इसके अंदर भाग लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए यूएस ओपन यहाँ पे है, टोटल 4 होते हैं एक साल के अंदर। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फिर फ्रेंच ओपन, उसके बाद फिर विंबलडन और फिर जो है यूएस ओपन आयोजित करवाया जाता है। श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो रिसेंटली श्री बसवा लिगा पट्टा द्रवेऊ जो है इनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि इनका जो था वो सोशल और इकोनॉमिकली काफी इनका योगदान रहा है समाज के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन है सोशल रिफॉर्म और सोशल चैलेंजेस को लेकर। ये जो अवार्ड है ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और इस बार का दिया गया है। इनको आप लोग देख सकते हैं, नाम थोड़ा सा इनका अटपटा है लेकिन अवार्ड जो है वो तो इन्होंने जीत ही लिया है। तो कर्नाटक की यदि हम लोग बात करें तो अरेबियन सी जो है इसको टच करता है और सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन जो है वो कर्नाटक के अंदर होता है। कैपिटल है बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर शॉपिंग और नाइट लाइफ के लिए ये काफी फेमस है। चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है और कैपिटल तो आप लोग देख ही चुके हैं, बेंगलुरु इसका कैपिटल है। किस राज्य में 150 साल पुराने लकड़ी के पुल गरतांग गली को फिर से खोल दिया गया है, तो वो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और उत्तराखंड के अंदर ही भारत का पहला हर्बल पार्क जो है वो भी निर्मित किया गया है। इसके साथ में ही लाइकेन पार्क भारत का वो भी वहां पर स्थित है, पॉलिनेटर पार्क वो भी वहां पर स्थित है। एक दिन की सीएम सृष्टि गोस्वामी वो भी उत्तराखंड की थी। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, दोनों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में किन 2 शहरों के बीच में 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा, तो प्रयागराज से मेरठ के बीच में इसको बनाया जाएगा। यूएसओएफ और किस टेलीकॉम कंपनी के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए समझौता हुआ है, तो बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके साथ में क्या हुआ है, एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसको साइन किया गया है। निम्न में से किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है, तो वो किसने किया है, इजराइल ही ऐसा जो है वो काम कर सकता है। मतलब पूरे विश्व के अंदर जो भी कोई नया रिसर्च होता है तो यहां तक कि इजराइल जो है इसका नाम जरूर आता है। तो एंटीबॉडी परीक्षण जो है वो शुरू किया है किसने, इजराइल ने शुरू किया है। देखिए ब्लड के जो हैं वो 2 पार्ट होते हैं, एक तो हम लोग बात करें सॉलिड पार्ट और एक बात करें हम लोग लिक्विड पार्ट। तो सॉलिड पार्ट के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं, ठीक है। जबकि लिक्विड पार्ट की बात करें तो प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट में आता है और लगभग 45 से 50% वाटर होता है किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। और यहाँ पर ही जो है वो एंटीबॉडीज पाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इजराइल स्टार्टेड एंटीबॉडी टेस्टिंग फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ये टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। इजराइल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इम्यूनाइजेशन चिल्ड्रन 12 ईयर ऑफ एज एंड ओल्डर, यानी कि 12 वर्ष से ज्यादा के जो हैं इनका क्या किया जा रहा है, इम्यूनाइजेशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। एंटीबॉडी के अंदर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये एक क्या है, ये एक प्रोटीन ही है प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम। तो
हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा इस प्रोटीन को डेवलप किया जाता है। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप लोग समझिए, ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर आपको दो तरह के पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको दिख रही है ये सॉलिड पार्ट के अंदर काउंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल, और इसका जीवन काल जो है वो 120 दिन का होता है। इसके साथ में ये जो ब्राउन वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं ये है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट जो है वो क्या काम करती है, मान लीजिए कि कोई उम, कोई चोट लग गई है, तो चोट लगने के बाद जो भी रिएक्शन होता है वो प्लेटलेट्स इसके अंदर काफ़ी हेल्प करती है। फिर इसके बाद देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स प्लाज़्मा जो है वो ये लिक्विड वाला पार्ट होता है, और प्लाज़्मा का कलर जो है वो कौन-सा होता है, येलोइश यहाँ पे पार्ट रहता है। चलिए, इज़राइल की यदि हम लोग बात करें तो इज़राइल की कैपिटल क्या है, जेरूशलेम है, प्रेसिडेंट है इज़ाक हर्ज़ोग, करेंसी है इज़राइली शेकल, और नेफ्ताली बेनेट जो हैं वो यहाँ के क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो काफ़ी यत्न और जतन करने के बाद नेफ्ताली बेनेट जो हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो बने हैं। ये एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जो कि मेडिटेरियन सी को टच करती है। ये एक कॉम्बिनेशन है क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का, ठीक है? क्रिश्चियंस और मुस्लिम जो हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं, और यहाँ पर वेस्टर्न वॉल आपको पता होगा कि लगभग ये घटना है अ, 10 जून के आसपास की। तो 10 जून के आसपास में यहाँ पर क्या हुआ था कि अल अक्सा मॉस्क जो है वहाँ पर भी कई हमले हुए थे इज़राइल के द्वारा। चलिए, भारत और किस देश ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो रशिया से ये खरीदा जाएगा। दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को ये मनाया जाता है। भारत सरकार ने कितने वर्ष में हथकरघा मतलब हैंडलूम की यहाँ पे बात की जा रही है, इसका उत्पादन दुगना करने के लिए एक समिति का गठन किया है, तो 3 साल के अंदर उत्पादन जो है उसको दुगना किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। हाल ही में एक नया भू स्थानिक योजना पोर्टल युक्त धारा किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देखिए, मनरेगा का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, मनरेगा। तो मनरेगा के तहत जो है वो न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, लेकिन वहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है अटेंडेंस की, ठीक है? तो वहां पर कितने लोग जो हैं वो रोजमर्रा के कार्य में उपस्थित हो रहे हैं, इसको डिजिटलाइज उसको मॉनिटर करने के लिए युक्त धारा जो है ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पर इस पोर्टल के अंदर इन सभी की अटेंडेंस जो है या हम लोग कहें उपस्थिति वो दर्ज की जाएगी, लेकिन ये सारा काम क्या होगा, सैटेलाइट के थ्रू इस काम को किया जाएगा, ठीक है? तो काफी इंपॉर्टेंट ये इनिशिएटिव है, आप लोग जरूर याद रखना। हम लोग बात करें कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। इंडिया के जुरिडिक्शन में तो ये आता ही है, ये कोई कहने की बात ही नहीं है, ठीक है? ये क्या करता है, इसका काम है कि जो रूरल इंडिया है उसके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ये बात करे, ठीक है? उसके लिए काफी ये वर्क करता है। इसके साथ में ही हेल्थ, एजुकेशन, पाइप ड्रिंकिंग वाटर और रोड जो हैं वो प्रोवाइड कराने का काम किसका है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है। श्री ला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो मणिपुर का नजमा हेपतुल्ला ने अपना स्थान छोड़ा और उसके बाद में फिर इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। आंध्र प्रदेश के अंदर एनटीपीसी लिमिटेड ने देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखना। देखिए, भारत के अंदर सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो कहां पर स्थित है, तेलंगाना के अंदर स्थित है। यदि पूछे कि भारत का पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है वो कहां पर स्थापित किया गया था, तो वो केरला के अंदर स्थापित किया गया था, ये आप लोग जरूर याद रखना। किसने कहा कि कोविड-19 ने एशिया में 80 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है जिसके हेडक्वार्टर्स कहां पे है, फिलीपींस की कैपिटल मनीला के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ताकि ही को नकाउ जो हैं वो इसके क्या है, हेड हैं। तो इसके द्वारा ये कहा गया है कि 80 मिलियन लोग जो हैं वो कोविड-19 के दौरान गरीबी के अंदर चले गए हैं, बीपीएल के अंदर वो शामिल हो गए हैं। और आपको पता होगा कि इसी बैंक के द्वारा भारत के अंदर कई डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स किए जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन की मैं ट्रिक बताता हूं। देखिए, यदि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स के अंदर या वनडे एग्जाम के अंदर जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जैसे हम लोग बात करें वाटर, जैसे हम लोग बात करें किसी भी डैम की बात करें,
और इसके साथ में ही हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसके बारे में बात करें तो इनसे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट कार्यक्रम है वो एडीबी से रिलेटेड किया जाता है। यहां तक कि आप यदि किसी जल संसाधन को मतलब वाटर रिसोर्सेज को देखते हैं और वहां पर आपको आंसर टिक करना है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को टिक कीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि 75 टू 80 मिलियन पीपल जो हैं वो पॉवर्टी के अंदर काउंट हो गए हैं एशिया पैसिफिक के अंदर, और ये बताया किसने है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये बताया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 को मनीला फिलीपींस के अंदर इसका कैपिटल इसके अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और आपको पता होगा कि मनीला के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी कहां पर स्थित है? मनीला के अंदर ही स्थित है। इसके टोटल 31 फील्ड ऑफिसेज हैं अराउंड द वर्ल्ड, और ये किसके लिए काम करता है? प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। तो एशिया के अंदर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए इसके लिए एशियन डेवलपमेंट वर्क करता है। किस राज्य के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का 89 उम्र के अंदर इनका निधन हो गया है? तो उत्तर प्रदेश के ये कहते सीएम थे। भारत के किस राज्य के अंदर? आपको बता ही दिया मैंने कि भारत का पहला जो हर्बल पार्क है वो उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। मरियप्पन थंगावेलु की जगह कौन टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक बने हैं? तो टेक चंद जो हैं इनका संबंध शॉर्ट पुट से है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। शॉर्ट पुट जो है इनसे इनका संबंध है, जबकि मरियप्पन थंगावेलु जो हैं इनका संबंध है लॉन्ग जंप से। तो लॉन्ग जंप से इनका संबंध है, जबकि टेक चंद का किससे है? शॉर्ट पुट से है। तो कोविड 19 के हम लोग कहें कि उसमें क्वारंटीन होने के कारण मरियप्पन थंगावेलु के द्वारा ये फ्लैग बैरियर नहीं किया गया, और किसके द्वारा किया गया? टेक चंद के द्वारा ये किया गया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मरियप्पन थंगावेलु, इनसे देखकर और ज्यादा इंस्पायर हम लोग क्या हो सकते हैं? एक पैर के ऊपर इन्होंने ये लॉन्ग जंप किया है। वापस से आप लोग देखिए कि बहुत ही बेहतरीन इनका परफॉर्मेंस है 2016 के अंदर। एक खिलाड़ी की मैं और बात करना चाहूंगा कि आज ही न्यूज़पेपर के अंदर इनके बारे में जिक्र किया गया कि इजिप्ट के ये खिलाड़ी हैं और अपने पैर से इस बॉल को ये उछालते हैं और फिर मुंह के अंदर इस रैकेट को लेकर इससे टेबल टेनिस खेलते हैं। तो सोच के देखिए कि क्या जज्बा रहा होगा। यहाँ हमारे ऊपर 2 दिन एग्जाम का प्रेशर जो है वो झेला नहीं जाता, और इनको देखिए कि क्या इंस्पायर ये पूरे वर्ल्ड को कर रहे हैं। तो कुछ सीखना है तो इनके लाइफ से सीखा जाए। यहाँ पर देखिए कि टेबल टेनिस जो है वो खेल रही हैं, तो हिम्मत की तो दात देनी ही पड़ेगी। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट पुटर हैं कौन? टेक चंद है। तो फ्लैग बैरियर जो है वो कौन है? टेक चंद यहाँ पर रहे हैं। 6 ऑफिशियल और 5 पैरा एथलीट जो हैं इन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। देखिए जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो वहां पर एमसी मैरीकॉम और इसके साथ में मनप्रीत सिंह जिनका संबंध किससे है? हॉकी से है। ये दोनों ओपनिंग सेरेमनी के अंदर फ्लैग बैरियर थे, जबकि बजरंग पूनिया ये क्या थे? क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर क्या थे? फ्लैग बैरियर थे। हमने टोक्यो ओलंपिक के अंदर टोटल 7 मेडल जीते हैं, 1 + 2 + 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो भारत के द्वारा जीते गए हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टेक चंद जो है ये एक फार्मर्स की फैमिली से आते हैं, रेवाड़ी हरियाणा से इनका संबंध है। इनकी उम्र 37 वर्ष है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है मैन शॉट पुट के अंदर 2018 एशिया पैरा गेम्स के अंदर, और सिल्वर इन्होंने जीता है 2018 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इनका कहना है कि एक दिन के अंदर 200 थ्रोज जो हैं ये करते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर है। और सोच के देखिए कि एक जो शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस। इसके साथ ही देखिए इनके पास में और भी खिताब है कि टेक चंद इज आल्सो द कोच ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। चलिए किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपए देने का निर्णय किया है? तो ये जो है घोषणा किसके द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। और इसके तहत जो भी बच्चियां हैं वो जब कॉलेजेस के अंदर जाएंगी तो उनको 20,000 रुपए जो है वो एंट्रिंग फीस वहां पे दी जाएगी, सपोर्ट किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जहां के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। चलिए मई मंथ के हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषक
पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। तो डॉक्टर शकुंतला हर्क सिंह को क्या मिला है? ये विश्व वर्ल्ड फूड अवार्ड जो है वो दिया गया है। बच्चों के टीकाकरण का प्रयोग करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो तीसरा जो है वो देश बन गया है। भारत का पहला म्यूकोर माइकोसिस यूनिट जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया था। दुनिया में मेंढक की सबसे बड़ी प्रजाति गोलियत फ्रॉग किस द्वीप पर खोजी गई है? तो सोलोमन आइलैंड जो है यहाँ पर खोजी गई है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? तो मार्टिन ग्रिफ्ट जो है इनको अपॉइंट किया गया है। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच जो है वो रमेश पंवार को अपॉइंट किया है। आईसीसी टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर निम्न में से कौन सी टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रही है? तो वो इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये जो है मई मंथ का हम लोग कर रहे हैं। केपी शर्मा ओली इसका करेक्ट आंसर है। भारत और किस देश मतलब भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने हाल ही में दक्षिणी अरब सागर में पैसेज जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया था। सीजीटी का वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा बन गया है? वो है छत्तीसगढ़। तो ये वेब पोर्टल जो है वो छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए 26 अगस्त के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कल के करंट अफेयर हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच में क्या किया जाएगा? मालाबार युद्ध अभ्यास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह थे और उन्हीं के नाम पर ये जो मार्ग है जो कि राम मंदिर तक जाएगा वो नाम रखा गया है। निम्न में से किसने खेल के क्षेत्र में एक व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत के किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया गया है? तो केरल के अंदर ओणम त्योहार मनाया गया है। किस राज्य ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 होनहार एथलीटों की पहचान करने के लिए समिति का गठन किया है? तो वो है कर्नाटका। निम्न में से किस राज्य ने 23 अगस्त को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभ देना शुरू कर दिया है? तो वो है असम। केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो किसको बनाए हैं? अभय कुमार सिंह को बनाए हैं। जायर अल बहर किस दो देशों का नौसैनिक अभ्यास है? तो इंडिया और कतर के बीच में ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील मतलब वर्ल्ड फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील जो है वो किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा निर्मित किया गया है। भारत सरकार ने काबुल से भारतीय नौसेना, तो ये आज वन लाइनर के भी हम लोगों ने कवर किया है। ऑपरेशन देवी शक्ति इसका करेक्ट आंसर है। देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट किस शहर में बनाया गया है? तो आप लोगों के कमेंट जो है वो कल से मैं लेने वाला हूं, तो याद रखना आप जितना डिटेल वाइज जितना अच्छे से उसको कमेंट को कवर करेंगे वो आपका कमेंट जो है वो कल से आप लोगों का लिया जाएगा। इसीलिए आप लोग अच्छे से उसका करेक्ट जो है वो कमेंट अच्छे से उसका करें, तो लखनऊ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये आज आप लोगों के लिए स्टडी क्लोज क्वेश्चन है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है वो कौन बनाए गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना और आप लोगों के कमेंट जो हैं वो कल से लिए जाएंगे। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज हो वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है और जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं उसका क्विज आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाता है। तो आप लोगों को वहां पर जाकर इससे क्या करना है? ज्वाइन जरूर करना है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।